पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं, या फिर उसी सिस्टम में सिल्वर का कैसे करेंगे। एक और हम आपको बताते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, इससे हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कल हम लोग जाने थे जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आज हम लोग जानेंगे कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कि जिस किसी हाफ इलेक्ट्रोड का आप यदि पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कल वाला व्यवस्था दोहरा देना है। एक तरफ ले लीजिए SHE और दूसरे तरफ वो ले लीजिए जिसका आपको जानना है। जैसे इस तरफ क्या ले लें बताओ, इस तरफ आप कॉपर वाला ले लीजिए, ये हो गया आपका कॉपर रॉड। इसमें निश्चित रूप से कौन सा आयन होना चाहिए, Cu++। यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1m। चूँकि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मेजर कर रहे हैं, तो इसको कंडीशन देना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड। तो यहाँ से ये टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा 25 डिग्री से, और चूँकि ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं होगी। साथ साथ आप ले लीजिए एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और SHE लीजिए, नॉर्मल नहीं। इसमें आपको कौन सा आयन डालना होगा, H+। यहाँ H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1m। टेम्परेचर कितना लेना होगा, 25 डिग्री से, और यहाँ से जो गैस डाला जाएगा वह कितना ATM पर, हाइड्रोजन गैस, और ये आपको डालना है 1 ATM के साथ। यानी प्रेशर कितना हो गया, 1 ATM। अब आप क्या कीजिए, इस वायर से इसको जोड़ दीजिए। आप जब जोड़ोगे ना तो तुम देखोगे ये एरो इधर घूम गया। हम ये एक प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, जो बात अभी हम ये बोले हैं यह आप लैब में जाके देख सकते हैं कि वो एरो SHE से कॉपर की तरफ भाग रहा है। मतलब आप ये बताइए, अच्छा इसको हम SHE कह सकते हैं कि नहीं, और इसको कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड। चलो देखो इधर सुनो, पहले ये एरो इधर घूमेगा और जब ये रीडिंग देगा ना तो ये रीडिंग देगा 0.34 वोल्ट का। और ये भी एक प्रैक्टिकल बात है जो लिखे हैं हम, और कुछ भी नहीं लिख दिए हैं, एक प्रॉपर वैल्यू लिखा गया है। जो एक्सपेरिमेंट करके जो मान लाया गया है, जो बुक में लिखा हुआ है वो हम लिख रहे हैं। और आप लैब में जाके इस सारे कंडीशन को फॉलो करके सारा काम करेंगे तो आपको यही वैल्यू आएगा हर वक्त इस कंडीशन में। अब बताइए आप कि इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा इस डायरेक्शन में, तब ना ये एरो इधर घूमा। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस इलेक्ट्रोड से और इस तरफ जा रहा है। कल क्या हुआ था, इधर से इधर गया था, मतलब ये ले रहा था और ये दे रहा था। देखिए अपोजिट नेचर का ना इलेक्ट्रोड हो गया। तो इस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, एनोड कह सकते हैं या नहीं। इसलिए एनोड कहेंगे क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग एनोड कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, कैथोड। तो इसको हमने कहा कैथोड। अब देखिए यहाँ पर ये जो रीडिंग आया इसी को हम लोग EMF ऑफ सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसी को नहीं ई सेल कहा जाता है। कल हम लोग पढ़े थे ई सेल बराबर, बोलिए क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये पढ़े थे ना कल, हाँ ई नोट होगा, सॉरी ई नोट होगा।
तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर। पहले ये बताइए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का काम कौन कर रहा है? एनोड का काम SHE कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे SHE और प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? अब देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE। ये तो जीरो लेना है आपको। SHE का हमेशा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या कॉमनली उसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा SHE का जीरो होता है। तो आप इसको जीरो लेंगे तो प्लस SRP ऑफ कॉपर। तो यहाँ से बताइए ये ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.34। तो हम लिख सकते हैं जीरो, हम यहीं पर लिख देते हैं ये बात 0.34। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, और ये प्लस है तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -0.34 वोल्ट। इस तरह से देखो हमको ये भी पता चल गया कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, चाहे वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वह रिडक्शन पोटेंशियल हो। इसी तरह से मान लो हमको सिल्वर का निकालना होगा तो हम यहाँ सिल्वर का जोड़ देंगे, देखेंगे कि एरो किस तरफ घूम रहा है, उस हिसाब से हम पता कर लेंगे कि वह एनोड है या फिर कैथोड। और इसी वैल्यू को, जो वैल्यू हमको देगा, इस वैल्यू से इसका जीरो होगा तो बाकी जो वैल्यू होगा वो इसी का होगा। लेकिन पूरा पता करने के लिए कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, पूरा रिपीट करना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये बुक क्या किया है, क्या बात है, इधर आइए। उतारिए। हाँ सॉरी, हम कुछ बोल रहे थे, सुनो हमारी बात सुनिए। हम ये कह रहे थे कि कल हम निकाले जिंक का स्टैंडर्ड वैल्यू, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो या रिडक्शन पोटेंशियल, वो तो आसान है, एक निकला तो दूसरा तो अपने आप निकल गया। आज हम किसका वैल्यू निकाले? कॉपर का। फिर हम लोग इसी तरह से लैब में जाके Ag का निकाल लेंगे, आयरन का निकाल लेंगे, सोडियम का निकाल लेंगे, फ्लोरीन का निकाल लेंगे, ब्रोमीन का निकाल लेंगे, जितना एलिमेंट है सब का निकाल लेंगे। और जब हम सब का निकाल लेंगे तो सब का जो ये वैल्यू हमको मिलेगा ना, SRP वैल्यू, सब का डिफरेंट मिलेगा। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा किसका करेंगे? रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, हम हमेशा चर्चा करेंगे रिडक्शन का। जैसे कल जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल भी तो निकला था। यहाँ भी, यहाँ कॉपर का रिडक्शन ही हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकला है। इसी तरह से सब का रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। सब को हम एक तरफ से सजाना शुरू करेंगे, और जब हम सजाएंगे तो हम पाएंगे कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और वो लगातार घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगातार वो एक टेबल बना देता है। ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा जब हम काम करेंगे तब। लेकिन हम तुमको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो सीरीज आता कहाँ से है, बुक में वो कहाँ से लिखा गया है। वो बुक में इसी तरह से लिखा गया है, यही सारा एक्सपेरिमेंट करा के वो लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हमको बार बार लैब में नहीं जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर केवल 2 देखे हैं, बाकी किसी का भी वैल्यू हमको देखना हो तो हमको बुक बता देता है, या तुमसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बता देगा। क्वेश्चन के बगल में लिखा रहता है स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा लिखा रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको हम यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन करना होगा तब आगे देखेंगे। उतारिए इसको। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए इधर। देखो 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 पेज नंबर 270 में एक टेबल लिखा हुआ, यदि आपको वहाँ दूर से दिख रहा हो
आप लोग भी देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 298 केल्विन इन इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्डर, है ना लिखा हुआ। इसमें देखो सब का लिखा हुआ है, सब रिएक्शन दिया हुआ है, बगल में वैल्यू सबका वोल्ट में लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू आया है, ये एक जो टेबल आया है, ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल टेबल है और इस टेबल का निर्माण बिल्कुल इसी मेथड से होता है। अभी हम केवल 2 गो का बताए हैं, यहाँ पर 60-70 को लिखा हुआ है, 60-70 को क्या उससे भी ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस टेबल का हमको यूज कैसे करना है ये बात अभी आप नहीं सीखेंगे, हम आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं, ये सिर्फ बता रहे हैं कि ये लिखा कैसे गया होगा, ये इसी मेथड से लिखा गया होगा लैब में एक्सपेरिमेंट करा करा के। अब इसका ज़रूरत क्या है वो आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा लिख लिए क्या आप? सुनिएगा, अभी तक जो बात हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, वो कंप्लीटली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा रहा था आपको। सब बातें नई नई आपको मिल रही थी। अब आपको नया नया बात कम मिलेगा, जो बात पढ़े हो अब इसी का होगा एप्लीकेशन। और अब तक अभी आप जो पढ़ रहे थे वह थियोरिटिकल पार्ट था, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह एक न्यूमेरिकल पार्ट में इन करेंगे। अभी तक एक भी चांस बना जहाँ पर हम न्यूमेरिकल कुछ बना सकें? कोई ऐसा थ्योरी आया जहाँ से कुछ न्यूमेरिकल की बात हो? और अब जितना बात आएगा उसमें थियोरिटिकल बात होगा ही नहीं, उसमें सिर्फ वैसा ही थ्योरी आएगा जो न्यूमेरिकल के लिए आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अभी तक हम ये देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड में आयन का क्या कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोड का क्या टेम्परेचर है, इलेक्ट्रोड यदि गैस इलेक्ट्रोड है तो उसका क्या प्रेशर है, इन सभी चीज़ों पर निर्भर किया। बोलो हाँ या ना? ये सब निर्भर किया ना इस सब पर? तो निर्भर किया, तो निर्भर करने का मतलब होता है बढ़ने से बढ़ा होगा या घटा होगा। ये सब चीज़ यदि बदला होगा तो वैल्यू बदल गया होगा। किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। कभी ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, हम कंडीशन चेंज किए होंगे तो हो सकता है कि वह वैल्यू चेंज कर गया हो। तो हम अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ ये नहीं बतलाता है कि बढ़ने से बढ़ा या घटा, कितना बढ़ा, इतना पर इतना था तो इतना पर कितना होगा, मतलब वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कॉपर के 1 m कंसंट्रेशन पर ये डेवलप कितना हुआ, 0.34। आपसे क्वेश्चन करेगा कि यदि हम इसका कंसंट्रेशन 5 m कर दें तब इसका वैल्यू क्या होगा। और यह एक्सपेरिमेंट से नहीं बल्कि यह थ्योरी, एक्सपेरिमेंट से तो किया ही जा सकता है, एक्सपेरिमेंट से तो सारा काम किया जा सकता है, लेकिन यह काम थ्योरी से भी किया जा सकता है। और वही थ्योरी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हमारा अगला टॉपिक होगा डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। या फिर हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कैसे उस पर डिपेंड करता है और उसका कैलकुलेशन क्या है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, लिखिए डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल on concentration, temperature and pressure। हो गया, लिख लियो। इसी में आपको एक इक्वेशन पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। और एकमात्र ऐसा इक्वेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, एक ही मात्र ऐसा इक्वेशन है। और यही एक इक्वेशन यदि बढ़िया से तुम समझ लिया तो एक भी न्यूमेरिकल तुम्हारा उलझेगा नहीं। ये सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की।
ये इक्वेशन एक बार फिर से बोल दें, नर्स्ट इक्वेशन ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। और आपको याद है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन को आप यहाँ बोर्ड पर साबित नहीं कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उसमें जो टर्म आया है उसको समझना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है यह है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। रट जाना ये इक्वेशन। इस चैप्टर में तुम अपना नाम भूल जाओ, लेकिन अब ये इक्वेशन मत भूलना, क्योंकि गलती से भूला तो न्यूमेरिकल से संतोष कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल एक भी नहीं बनेगा आपसे। और पूरा थ्योरी पढ़ ले न्यूमेरिकल ना बने, ये बड़ा कष्टदायी होता है किसी स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। कुछ तो ऐसा है जिसका अपना नामों नहीं याद है, इक्वेशनों नहीं याद रहेगा, थपिया देंगे ऐसे आदमी को हम। सुनिए, ये इक्वेशन किस टर्म में है? एल एन के टर्म में। सबसे पहले एल एन पर तुम सॉल्व कर नहीं पाओगे, ओरिजिनल नर्स्ट जो इक्वेशन है वो यही है, लेकिन इसी को थोड़ा मॉडिफाई यदि हम कर दें तो ये इक्वेशन बनेगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ। एल एन को लॉग में बदलने के लिए याद है 2.303 से गुना करते थे, तो 2.303 लॉग क्यूब। तो इसको हम इसको जो यहाँ पर गुना है, यदि हम इसको यहाँ पर गुना करके लिख दें और फाइनली इस इक्वेशन को लिखें E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू, तो चलेगा? अब आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। ये एल एन के टर्म में है और यह लॉग के टर्म में है। हम एल एन को लॉग में काहे चेंज कर दिए? काहे कि तुमको लॉग वैल्यू देखना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप एल एन का वैल्यू नहीं देख सकते हैं। एल एन को लॉग के टर्म में बदल के ही कैलकुलेशन किया जाता है। ओरिजिनल इक्वेशन नर्स्ट का ये है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके हम लोग इस रूप में याद रखेंगे। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। एक को याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि एल एन को लॉग में बदलना तुम पहले से जानते हो। उतारिए पूरा इक्वेशन। मैटर ये नहीं है कि इक्वेशन क्या है, मैटर अब ये है कि इस इक्वेशन में जो सारा टर्म आया है वह सब क्या है। और इसको समझने में आपको 1-2 दिन का समय लगेगा, तुरंत में ये सब बात समझिएगा नहीं। 2 क्लास लगता है इस इक्वेशन को, खाली इस इक्वेशन के सिर्फ सारे टर्म को समझने में आपको दो क्लास लग जाएगा, 2 लेक्चर लग जाएगा। और बढ़िया से समझने के बाद परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। उतारिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निर्भर करता है कंसंट्रेशन पर, कैसे निर्भर करता है टेम्परेचर पर, और कैसे निर्भर करता है प्रेशर पर। कंसंट्रेशन और प्रेशर का टर्म Q समेटे हुए है। जब Q को तुम बढ़िया से समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कैसे कंसंट्रेशन आता है। टेम्परेचर तो तुमको यहाँ दिख रहा है और पोटेंशियल E और E नॉट के टर्म में दिख रहा है। अब इसमें कौन क्या है इस बात को एक एक करके आप लिखिए। लिखिए वेयर शुरू करें बोलना। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स में पोटेंशियल को तुम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हो? V से। V से ही ना करते हो? केमिस्ट्री में V से इंडिकेट नहीं किया जाता है। पोटेंशियल को केमिस्ट्री में हम लोग E से इंडिकेट करते हैं, फिजिक्स में V से और इंग्लिश में E से। ये इंग्लिश में नहीं, सॉरी,
केमिस्ट्री में। तो ये जो सबसे पहले ई आया है, एक्चुअल में ये ई क्या है पता है आपको? यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। साथ साथ लिखो आप। और उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ई नॉट क्या है, समझा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब एट एनी कंडीशन, और ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, या इसी को हम कह दें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक ही बात हुआ ना दोनों, तो यही लिखेंगे। जिससे परिचय नहीं हुआ हो थोड़ा बताना, ये सब तो पहले से सुने हो ना, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 R। R क्या है? यह है गैस कांस्टेंट। T क्या है? T है टेम्परेचर। किस यूनिट में? टेम्परेचर इन केल्विन। अब आप यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ तक लिखने के बाद अब आप रुक जाइए। हो गया? इस चैप्टर में R का मान आपको हमेशा लेना है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। इसमें दूसरा कोई वैल्यू मत लेना, चूँकि ये पोटेंशियल तुमको हमेशा वोल्ट में देगा, तो वहाँ आपको R का मान हमेशा कितना लेना है? जूल में 8.31। और यहाँ पर आप अब रुक जाइए। तो ये एक हल्का काम हो गया कि R का मान आपको 2 नहीं लेना है, R का मान 0.081 ATM लीटर ये सब नहीं लेना है। ये हमेशा कितना आपको लेना है इस चैप्टर में? 8.31। अब आप रुकिए और समझिए अब आगे। हमारे पास 3 टर्म बचा हुआ है, एक है N, एक है कैपिटल F और एक है Q। लॉग तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने का एक सिंबल है जिस पर हम काम किए हुए हैं पीछे। N क्या है इसके बारे में सोचिए। यदि रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा। वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो पोटेंशियल डेवलप जो हुआ होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी वक्त क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि ऑक्सीडेशन हुआ तब, यदि किसी इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हुआ तब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तब उस स्थिति में ई नॉट जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो एक्चुअल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई टर्म नहीं है, टर्म होता है ओरिजिनल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन वो इलेक्ट्रोड पर डेवलप होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। और इलेक्ट्रोड पर कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लिखा जाएगा, फिर वहाँ पर वो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल। एग्जैक्ट सेम बात इसके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन हुआ और उस दौरान जिंक कन्वर्ट किया Zn++ में और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का। यदि Cu2, ये जिंक इलेक्ट्रोड की बात की, अब हम दूसरा इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। यदि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर गया तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। तो यहाँ डेवलप हुआ होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ डेवलप हुआ होगा रिडक्शन पोटेंशियल। बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हुआ, यहाँ पर कितना लॉस हुआ? 1। Ag यदि कन्वर्ट कर जाए Ag+ में 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला? तो रिएक्शन को देखकर क्या आपको ये पता चल सकता है कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है? चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का तो लॉस गेन होगा ना, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है?
एक्चुअल में ये n वही है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये मान कितना होगा 2, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए कितना होगा 2, सिल्वर के लिए कितना होगा। यदि अल्युमिनियम कन्वर्ट करता है Al3+ में तो इसके लिए n का मान कितना होगा। अब समझे आप? तो इस n को ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से मतलब नहीं है, मतलब है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ गया? लिख लीजिए। अब n क्या है? नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। F को बोलते हैं हम लोग फैराडे कांस्टेंट। यह एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसका वैल्यू आपको लेना है 96,500 कूलम्ब पर मोल। अब ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं आया, ये बात आपको सेकेंड टॉपिक में बताया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जब आप फैराडे लॉ पढ़ेंगे। अभी आपको रट जाना है F का वैल्यू कितना, 96,500, ठीक है। और Q, ये Q जो है ना, ये है रिएक्शन कोसेंट। अब पहले इसको लिख लो, फिर हम इस पर बात करेंगे। देखो, हमारा इक्वेशन था E = E0 - 2.303 RT RT/NF log Q। E समझ गया, E0 समझ गया, RT समझ गए, R का वैल्यू कांस्टेंट, F का वैल्यू कांस्टेंट, जो वैल्यू आपको बता दिया गया यही हमेशा डालना है। T टेम्परेचर है केल्विन में, इसमें समझने वाला कोई ज़्यादा बात है नहीं। N समझने वाला बात था जो समझा चुके हैं। अब एक बस फेरा कहाँ है, Q पर, और Q समझ लें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब आप, ये Q क्या है। ऐसा नहीं कि Q पहली बार आया है, ये रिएक्शन कोसेंट इससे पहले भी आया था, और कब आया था हम आपको याद दिलाते हैं। अभी जो भी लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम हमसे पढ़े हैं? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग याद कीजिए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका हम लोग एक तुलना करते थे Q के साथ, Q और Kc के साथ। Kc बड़ा होता था तब क्या होगा, Q बड़ा होगा तब क्या होगा, और Kc और Q का मान बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रहता था। एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता था और एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वहाँ पर चर्चा हुआ है और हम आपको बताए थे, हम आपको बताते हैं कि Q का मतलब और Kc का क्या मतलब होता था। जैसे मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही ना लिखते थे। इसी को हम Q भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। लेकिन इस दोनों में अंतर यह है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा तब जब हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। और यदि यह रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल है, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम पर पहुंचा नहीं है, तब यदि हम इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो यही कहलाता है रिएक्शन कोसेंट Q। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, भैंस के आगे बीन बजाए, वो वही बात, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है तुम्हारा और तुम बहुत आगे तक जाओगे, पता है, तुमको कोई रोक ही नहीं सकता है, तुम्हारा लेवल इतना बढ़िया है और इतना मन लगा के पढ़ते हो। लॉकडाउनर में तो एकदम चाट गया केमिस्ट्री को बैठ के, और चाटा उसका वो डाइजेस्ट इधर अंदर नहीं हुआ, डायरेक्ट माथा में घुस गया। टोटल बात आ रहा है, एक भी ऐसा बात ही नहीं है जो नहीं आ रहा है, सब बात एकदम ध्यान में है और एकदम ध्यान मग्न करके सुन रहा है। अरे बुखार छोड़ा देंगे किसी दिन, धमकी दे रहे हैं, कोनो दिन लपेटा में आया हाथ पैर फाड़ देंगे। अब हम आपको सिंपली Q समझाते हैं, पीछे क्या पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे उसको छोड़िए, Q क्या है ये बता रहे हैं।
मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड में ये रिएक्शन चल रहा है, Zn कन्वर्ट कर रहा है Zn प्लस प्लस में और साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये Zn प्लस प्लस में जो कन्वर्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोड में Zn प्लस प्लस का कुछ कंसंट्रेशन होगा ना, तो इसके लिए Q बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन नहीं होता है, बटा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही Q होता है। लेकिन ये चूँकि सॉलिड सब्सटेंस है और आपको हम बताए थे कि सॉलिड सब्सटेंस का हम कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करते हैं, उसके लिए ये 1 ले लिया जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी इस रिएक्शन के लिए Q हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस। हो गया, बात खत्म। आई बात समझ में? यदि रिएक्शन ऐसा हो Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट कर रहा हो Cu सॉलिड में, तो इसके लिए Q का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हमेशा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। प्रोडक्ट सॉलिड है तो 1 बटा कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस। और समझ में आया कि Q क्या होगा? तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए Q का जो एक्सप्रेशन होता है वह अलग अलग होता है, और ये एक्सप्रेशन डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रोड में होने वाले केमिकल रिएक्शन पर। जो केमिकल रिएक्शन होगा उसी हिसाब से हम Q को अरेंज करते हैं। जैसे यदि ऐसा रिएक्शन है, लिखो दोनों को पहले आप, एग्जाम्पल करके डायरेक्ट लिख लो। Zn सॉलिड है और कन्वर्ट कर रहा है Zn प्लस प्लस में और प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, तो इस रिएक्शन के लिए Q ये होगा। ये यदि हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसके लिए Q होगा 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO प्लस प्लस। अब देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे आ रहा है Q कंसंट्रेशन के टर्म को कैसे वहाँ पर रख रहा है। और एक और हम रिएक्शन लिखाते हैं। तुम लोग का ना प्रोसेसर बहुत एकदम स्लो चलता है, थोड़ा अपने वर्जन को ना अपडेट करो, ऐसे में काम नहीं चलेगा। जिस स्टैंडर्ड पर तुम पढ़ रहे हो वो स्टैंडर्ड तुम्हारा है ही नहीं, ऐसे में तो बड़ा दिक्कत होगा तुम लोगों को। इस सब इंग्लिश मीडियम वालों का हाल यही है, सब हाई फाई खाली मेंटेन करेगा, अब पढ़ाई लिखाई सब का सारे बस। पता है तुम लोग से ज़्यादा बढ़िया बिहार बोर्ड वाला पढ़ता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ला के पूछता है ना जो हमको हिला देता है, और तुम लोग एकदम बकलोल की तरह बैठे हुए रहते हो। सीधे आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता है, और नॉर्मल मेंस लेवल का नहीं, एडवांस लेवल का। और तुमको सुन के जान के आश्चर्य होगा ये बात, तुमको तो शौक लगा हुआ होगा। वो स्टूडेंट किसी काम का नहीं है जो टीचर को सोचने पर मजबूर ना कर दे। बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, और ऐसा स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम वालों में है 2-4 गो का। 2-4 गो का है तो ऐसा नहीं कि वही 2-4 गो पढ़ने वाला है, बाकी भी सब ध्यान देता है। और तू सब खाली बकलोल है, सब पबजी खेल खेल के माथा को लिया है पागल कर। और तू सब क्या करके पागल की है? तू सबका तो अलगे न खड़ा रहता है, भर दिन टीवी देखती होगी, मेहंदी लगाती होगी, यहाँ तक नेरोलैक का प्लास्टिक पेंट जो होता है पूरा एकदम अपडेट है, यही सब होता होगा। अरे यहाँ नहीं तो घर में कहीं जाने लगते होंगे तो 2 घंटा में तैयार होंगे। अरे भाई 2 घंटा पढ़ लीजिए ना, 5 मिनट में तैयार हो जाइएगा। अभी कौन देखने के लिए बैठा हुआ है? यदि रिएक्शन ऐसा है, जिंक सॉलिड Cu प्लस प्लस के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट कर रहा है Zn प्लस प्लस में और Cu सॉलिड में, बताइए इसके लिए Q का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। जो सॉलिड है उसको छोड़ देना है आपको, बचा कौन कौन? कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस ऊपर बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस, ये नीचे हो गया। Q का एक्सप्रेशन लिखा गया। अब यदि क्वेश्चन में Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन दे दे, Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन दे दे, तो क्या Q का मान नहीं निकल सकता है?
और Q का मान निकल जाएगा तो log Q नहीं निकल सकता है, बाकी अपने आप काम कर लीजिएगा। अब इक्वेशन हमारा था E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 लॉ बाय सॉरी RT बाय NF log Q। Q से तो तुम समझ गए कि Q अब कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए, Q एक नया टर्म था जिसको हम समझा के ख़त्म कर दिए। RT परेशान करेगा नहीं, N रिएक्शन देख के पता चल जाएगा, फैराडे कांस्टेंट परेशान करेगा नहीं। E नोट का मान हमेशा तुमको क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब कहेगा बताइए, ये रिएक्शन दे के कह दिया कि जिंक का कंसंट्रेशन इतना है, कॉपर का कंसंट्रेशन इतना है, क्यों निकाल लोगे इतना टेम्परेचर पर, बताइए इस रिएक्शन का पोटेंशियल क्या होगा यदि उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल इतना है। तो ये कैसे क्या क्या करेगा हम थोड़ा जल्दी में बोल गए, ये बात इतना जल्दी वाला है नहीं, इसको अब नेक्स्ट क्लास में फिर से बताया जाएगा एक सिरे से। आप इसको लिख लीजिए। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में, आइए कल।